तो पहले अपन सिंपली लिख लेंगे इसको। पहले अपन बात करेंगे अनुनाद की, जो कल अपन ने बात की थी अनुनाद की। अरे कर रहे थे नहीं कर रहे थे बात? कल अपन अनुनाद की बात करे थे, पहले उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है अनुनाद, और इंग्लिश में बोलेंगे रेजोनेंस। तो अपने कहा जब भी अपन प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं, जब भी अपन प्रत्यावर्ती, सब इधर बोर्ड पे देखना, भी कुछ नहीं लिखना, जब भी अपन किसी प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं, कोई भी प्रत्यावर्ती परिपथ, चाहे वो श्रेणी है, चाहे वो क्या है समांतर है, चाहे वो श्रेणी है चाहे क्या है समांतर। अब देखिए भी इस प्रत्यावर्ती परिपथ में आपके पास तीन कारक हो सकते हैं, एक आर है, दूसरा एल है, और तीसरा क्या है सी है। आर एल और सी। अब तीनों निष्क्रिय तत्व है कि नहीं है? एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक होते हैं पैसिव। जो लेते हैं वो क्या होते हैं पैसिव, और जो देते हैं वो क्या होते हैं एक्टिव। अब जो देखें ये जो प्रत्यावर्ती परिपथ है, या तो प्रतिरोध, प्रेरक या संधारित्र, इन दोनों से अपने जोड़ के बनाया है। और इसके सिरों पर अपन लगाएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या लगाएंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो कोई भी प्रत्यावर्ती परिपथ, अब जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो जब तो वोल्टेज सक्रिय है कि निष्क्रिय है? सक्रिय। ये क्या है? सक्रिय। ये आपके पास एक्टिव एलिमेंट है, और ये तीनों क्या है पैसिव, ये आपके क्या है निष्क्रिय। तो जब भी अपन प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती परिपथ आपका निष्क्रिय व सक्रिय तत्वों से बना होता है। सही है? अरे सही है क्या? जितने भी आपके प्रत्यावर्ती परिपथ हैं वो आपके निष्क्रिय और सक्रिय तत्वों से मिलकर बनते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब अपन बात करेंगे जब भी अपन इस परिपथ, इस जो प्रत्यावर्ती परिपथ है, अगर अपन इस परिपथ को अगर एक ऐसी आवृत्ति पर, एक ऐसी आवृत्ति पर चलाएं, अब अपन एक ऐसी आवृत्ति पे चला रहे हैं जहां पर एक्सएल बराबर क्या हो जाए एक्सी, जहां पर एक्सएल बराबर क्या हो जाए एक्सी। भाई अपन आवृत्ति तो अपने हिसाब से दे सकते हैं ना, भी आवृत्ति अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब अपन जो इस प्रत्यावर्ती जो परिपथ है, इसकी जो आवृत्ति है, सप्लाई आवृत्ति है, वो ऐसी आवृत्ति पे चलाएं कि जहां एक्सएल बराबर क्या हो जाए एक्सी। यानी एक्सएल को अपन क्या लिखते हैं ओमेगा एल, और इसे क्या लिखते हैं ओमेगा सी। लिखते हैं नहीं लिखते? अब जहां पर एक्सएल बराबर क्या हो जाए एक्सी, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाए 1/ओमेगा सी। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो नेट आर का मान, नेट जेड, नेट एक्स का मान कितना होता है 0। यानी आपके पास नेट प्रतिघात का मान कितना होता है 0। जब नेट प्रतिघात का मान 0 हो जाता है तो आपके पास जेड बराबर क्या होता है आर। जेड बराबर क्या होता है आर। यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका मान किसके बराबर होता है परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। और कोस फाई बराबर अपन लिखते हैं आर भाग जेड, आर भाग जेड। ये तो अपन लिख रहे थे श्रेणी में, और समांतर में क्या लिख रहे थे जेड भाग आर। अगर दोनों में जेड बराबर आर, जेड बराबर आर हो गया तो परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई। तो कोस फाई यानी पीएफ क्या हो जाएगा इकाई, क्या हो जाएगा इकाई। समझ में आ गया? तो अगर अपन कोई भी ऐसा परिपथ जो कि आपका सक्रिय और निष्क्रिय तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसे अपन एक ऐसी आवृत्ति पे चलाएं, एक ऐसी आवृत्ति पे चलाएं जहां पर आपके पास एक्सएल बराबर क्या हो जाए एक्सी, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाए 1/ओमेगा सी, और नेट रिएक्टेंस का मान कितना हो जाए 0। जब नेट रिएक्टेंस का मान जो जेड बराबर क्या होगा आर, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इकाई। समझ में आ गया? अब इस केस में जब आपका ऐसी आवृत्ति पे काम कर रहा है, जब आपके पास ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान या तो होगा मैक्सिमम, क्या होगा, या तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा अधिकतम, और या क्या होगा न्यूनतम, क्या होगा न्यूनतम। या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा मिनिमम। अगर परिपथ प्रतिबाधा का मान अधिकतम है तो जेड का मान क्या होगा न्यूनतम, जेड क्या होगा मिनिमम। और अगर आपके पास धारा का मान न्यूनतम है तो जेड का मान क्या होगा मैक्सिमम। इसे बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं अनुनाद। यानी अगर आपके परिपथ में अनुनाद स्थापित हो चुका है, रेजोनेंस कंडीशन में आपका काम कर रहा है, तो एक्सएल बराबर क्या मिलेगा एक्सी, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, नेट रिएक्टेंस कितना है 0, जेड बराबर क्या है आर, पावर फैक्टर क्या है इकाई, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है अधिकतम या न्यूनतम, प्रतिबाधा का मान क्या है न्यूनतम,
या क्या है, अधिकतम। समझ में आ गया? तो अगर ये सब चीजें आपको किसी परिपथ में मिल रही हैं तो आप कहोगे कि सर ये परिपथ अनुनाद आवर्ती पे काम कर रहा है। और जब परिपथ अनुनाद आवर्ती पे काम करता है तो इसे बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। क्या बोलते हैं? अनुनाद की स्थिति। समझ में आया कि नहीं? अब आपको एक उदाहरण और बताता हूं। आपने एक चीज फिल्मों में ज्यादा देखी होगी, एक होता है सांप, होता ही नहीं होता? और सांप को नचाने के लिए क्या, कौन सा वो यंत्र काम में लेते हैं? बीन। क्या बीन बजाते ही नाचने लग जाता है? कई देर तक बजाते रहते हैं, तो कई देर तक अपना आवर्ती को आने में समय लगेगा, पर जब वो आवर्ती मिल जाएगी तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी? एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? यानी जब आपका सांप नाचने लग जाएगा तो मतलब क्या है? उसका अनुनाद स्थापित है, हो चुका है, बीन के साथ हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अब क्या बीन बजता रहना चाहिए, नहीं तो फिर सपेरे की खेर नहीं है। समझ में आ गया? तो अपने पास क्या है? यही अनुनाद है। ये क्या है? अनुनाद। तो एक्सएल बराबर क्या है? एक्सी। ओमेगा एल बराबर क्या, बटा में ओमेगा सी। नेट रिएक्टेंस का मान कितना है? 0। जेड बराबर कितना है? आर। पावर फैक्टर कितना है? इकाई। धारा का मान क्या है? अधिकतम। या क्या है? न्यूनतम। जेड का मान क्या है? या क्या है? अधिकतम। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अब आप लिखें। अब बताओ समझ में आ गया? बहुत ही आसान टॉपिक है, मन में सोच लो कि बहुत ही, तभी समझ में आने वाला है। अगर आपने सोच लिया कि इक्वेशंस नहीं समझ में आएंगी तो नहीं आएंगी। ये सोच के चलो कि टॉपिक बहुत आसान है और मैं करवा दूंगा। लिखें, एक प्रत्यावर्ती परिपथ, एक प्रत्यावर्ती परिपथ जो कि सक्रिय व निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या भी? आर, एल और सी से निर्मित हो। एक निश्चित आवृत्ति पर, एक निश्चित सप्लाई आवृत्ति पर क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए? एक्सएल बराबर क्या हो जाए? एक्स सी। अगर एक्सएल बराबर एक्स सी है तो ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा? 1 में ओमेगा सी। अगर एक्सएल बराबर एक्स सी हो चुका है तो नेट रिएक्टेंस एक्स बराबर क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्स सी। ये कितना हो चुका होगा? 0। आपको एग्जाम का क्वेश्चन भी बताया था यहां से। और अगर ये एक्सएल माइनस एक्स सी कितना हो चुका है? 0, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? आर। और जेड बराबर अगर 0 हो जाएगा तो कोस फाई बराबर होता है आर भाग जेड। ये कितना हो जाएगा? इकाई। जेड या तो क्या होगा? मैक्सिमम, या क्या होगा? मिनिमम। और जेड अगर आपका मैक्सिमम है तो धारा क्या होगी? मिनिमम, या क्या होगी? मैक्सिमम। तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ जो कि सक्रिय व निष्क्रिय आरएलसी तत्वों से निर्मित हो, एक निश्चित सप्लाई आवृत्ति पर एक्सएल बराबर क्या हो जाए? एक्सी। बढ़ा रहे हैं। मैंने क्या भाषण दिया था ना, तो मेरे को गर्मी लग रही थी बस। अब जब आपको ये सारी कंडीशन मिलेंगी तो बताओ ये सब कंडीशन कौन सी आवृत्ति में मिलने वाली है? अनुनाद आवृत्ति में। किसमें मिली है? अनुनाद। तो वो ऐसी आवृत्ति जो आपके पास तत्वों को, जो सप्लाई आवृत्ति अब कौन सी हो जाएगी? अनुनाद आवृत्ति। क्या हो जाएगी? अनुनाद आवृत्ति। लिख ली सारी कंडीशन। एक निश्चित आवृत्ति पर एक्सएल बराबर क्या हो जाए? एक्स सी। ओमेगा एल बराबर क्या हो जाए? 1 में ओमेगा सी। एक्स का मान कितना हो जाए? 0। जेड बराबर कितना हो जाए? आर। पावर फैक्टर क्या हो जाए? इकाई। जेड या तो अधिकतम और जेड क्या हो? मिनिमम।
आई क्या हो मिनिमम या आई क्या हो मैक्स। ठीक है, लिख लिया सबने। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, परिपथ किस किस स्थिति में काम कर रहा है, एक निश्चित सप्लाई आवृत्ति पर। यहां लिख दूं, इन शर्तों पर परिपथ अनुनाद आवृत्ति पर कार्य करता है। आवृत्ति पर कार्य करता है। तो अगर आपके पास ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहेंगे कि परिपथ में क्या स्थापित हो चुका है, अनुनाद। क्या स्थापित हो चुका है, सांप नाचन लाग गए हो तो सांप में क्या हो चुका है स्थापित है, बीन सा के स्थापित कर चुके हैं अनुनाद। समझ में आएगी नहीं है, इसे बोलते हैं अनुनाद। तो अपने पास ये सारी बातें हैं, ये सारे फैक्टर आपके पास आने चाहिए। अभी अपन इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करें। तो अब आप लिखें श्रेणी आरएलसी परिपथ, श्रेणी आरएलसी परिपथ। अब आपने श्रेणी पढ़ा हुआ है ना, देखना बहुत अच्छा समझ में आएगा। श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद। ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, यहां पर पास क्या है R, ये क्या है XL, और यहां अपने पास क्या है XC। श्रेणी में है तो धारा क्या रहेगी, समान। ठीक है भी, यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VR, यहां कौन सा होगा VL, और यहां होगा VC, यहां होगा VC। अब आप एक बार इतना डायग्राम बना लें, फिर आप बोर्ड पे देखना। फिर मैं आज आपको एक नया चीज बताऊंगा जिसे बोलते हैं आयोटा, और आपने सुना भी होगा आयोटा का मान। उतार सबने। अब सारे बोर्ड पे देखो एकदम तसल्ली से, कॉपी वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उतारा। यहाँ बोर्ड पे देखो मेरी तरफ सारे, ठीक है भी, इधर देखो सारे बोर्ड पे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक मान होता है जिसे बोलते हैं ये जे, क्या बोलते हैं जे, जबकि ये जे नहीं होता, इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। समझ में आ गया, अपने लिखा किसकी तरह है, जे की तरह। अब एक बात बताता हूं, जिसके साथ ये लग जाए, जिसके साथ ये लग जाए, यानी वो है काल्पनिक मान। क्या है, काल्पनिक मान। क्या है, काल्पनिक मान। अब काल्पनिक मान का मतलब क्या है बताओ, क्या मतलब है काल्पनिक मान का। एक्सएल और एक्सी, इन दोनों के जो सभी मान होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, अब बताओ काल्पनिक कैसे कह सकते हैं। अब देखो, ये जो मान होता है वो डिपेंड करता है आवर्ती पे, करता ही नहीं करता। ये सप्लाई आवर्ती क्या होता है, समानुपाती। अरे होता ही नहीं होता, ये सप्लाई आवर्ती क्या होता है, समानुपाती, और ये सप्लाई आवर्ती क्या होता है, विलोमानुपाती। पढ़ा आपने। अब हो क्या रहा है, क्या इसका मान फिक्स है, क्या इसका मान फिक्स है, नहीं है, इसका मान फिक्स है, नहीं है। अब इसका मान जब फिक्स नहीं है तो क्या इसका मान फिक्स है क्या, तो बताओ हर क्षण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अगले क्षण कल्पना कर सकते हो कि अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज रही तो एक्सएल का मान इतना होगा, अगले अगर क्षण 50 हर्ट्ज नहीं रही तो मान चेंज हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो बताओ जिसके साथ हम जे लगाएंगे वो तो सारे काल्पनिक मान होते कि नहीं होते। पक्की बात समझ में आ गई। और जे का मान क्या होता है, √-1। समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस परिपथ की टोटल प्रतिबाधा को लिखता हूं इस आयटा के रूप में या इस जे के रूप में, तो आज अपन कैसे लिखेंगे। पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको दिमाग में यह सोच के रखना है कि एसी थ्योरी में रेजोनेंस सबसे आसान टॉपिक है। अगर आपने कहीं भी सोच लिया ना इसको कि मुश्किल है तो समझ में नहीं आएगा। देखिए अपन क्या करते हैं, अगर अपने पास ये डीसी परिपथ होता, क्या होता, डीसी परिपथ, और डीसी परिपथ होता तो मैं इस जेड को कैसे लिख सकता था, आर प्लस एक्सएल प्लस एक्स सी लिख सकता था क्या, लिख सकता था। डीसी में तो अपन सीधी प्रतिरोध जोड़ते ना, अरे नेट प्रतिरोध निकालने के लिए जोड़ते नहीं जोड़ते बताओ,
तो आज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पर आज मैं इसको ऐसे सीधा नहीं लिख सकता, तो मुझे पता है इस जे का, इस जो एक्सेल का मान है वो काल्पनिक है। क्या है? ये आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घटेगी तो घट जाएगा, पता है ना आपको। पर आज इसके साथ आपको क्या लगाना है? जे लगाना है। क्या लगाना है? जे। क्या लगाना है? जे। इसके साथ भी क्या लगाना है? जे। समझ में आ गया? अब तो जे क्यों लगाया, समझ में आ गया? तो ये कौन से मान है? काल्पनिक मान। कौन से मान है? अब आपको पता है कि इस एक्सेल को क्या अपन ओमेगा एल लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं क्या? कि क्या इस एक्सेल को अपन ओमेगा एल लिख सकते हैं? और इस एक्स सी को क्या अपन 1 में ओमेगा सी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? बता देना मेरे को, कहीं डाउट हो तो। अब अपन ने क्या किया, मैंने कहा कि मैं तो इसको एक्सेल में नहीं लिखूंगा, मैं तो इसको ओमेगा एल में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? और उसे किस में लिखूंगा? ओमेगा सी में। तो अब आपको इसी को कैसे लिखना है, देखो, जेड बराबर अगर आज आप लिखोगे तो आप लिखो आर प्लस जे ओमेगा एल। लिख दिया? जे ओमेगा एल। जे हमेशा किसके साथ जाएगा? ओमेगा के साथ। किसके जाएगा? ओमेगा। अब जो देखें, अगर अपन यहां लिखेंगे तो इसको 1/जे ओमेगा सी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? बताओ, पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट? अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दोबारा सुन ले। अगर ये डीसी परिपथ होता तो मैं लिखता जेड बराबर आर एक्सएल और एक्स सी लिखता, पर एक्सएल और एक्स सी के मान क्या है? काल्पनिक हैं। तो इसके साथ अपने क्या लगा दिया? जे। क्या लिख दिया? जे। और अपन एक्सएल को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल। और एक्स सी को क्या लिख सकते हैं? 1 में ओमेगा सी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। अब अपन ने कहा कि जब भी मैं जे लगाऊंगा तो किसके साथ लगाऊंगा? ओमेगा के साथ। बताओ, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अब जो देखें, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन आपकी चालू होती है वो यहां से चालू होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी इक्वेशन कहां से चालू होनी थी? ये यहां से चालू होनी थी। पहले बताओ, पहला स्टेप समझ में आ गया नहीं आ गया? बता देना, बता देना। मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको बहुत जोर आने वाला है, पर आप जब पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भारत के, फिर जोर आने वाला है एग्जामिनर को आपको फेल करने में। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उस हिसाब से पढ़ लेना तसल्ली से, फिर आपको फेल करने वाला नहीं मिलेगा कोई। रटाने में मैं कर रहा हूं आपको 1 महीने में थ्योरी करवा सकता था, पर 1 महीने में थ्योरी करवाने से आपको कुछ नहीं आएगा जितना आपको आता है, पहले बता देता हूं। अब बताओ, इस इक्वेशन को अपने यहां लिख सकते हैं ऐसे? लिख दिया? कोई डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछे तो जे क्यों लगाया, तो बताओ आप क्या बताओगे? क्योंकि आपके पास आप कहोगे कि सर एक्सएल और एक्ससी के क्या मान होते हैं? काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक इसलिए होते हैं कि इनकी आवृत्ति क्या होती है? चेंज होती है, और जब चेंज होती है तो इनके मान क्या होते हैं? चेंज। अब तो मैंने फिर आर के साथ जे क्यों नहीं लगाया? तो आर आवृत्ति में निर्भर है। अब बताओ, डाउट क्लियर हो गए सारे? तो जेड बराबर पर लिख दिया आर प्लस जे ओमेगा प्लस 1 में जे ओमेगा सी। कोई दिक्कत? अब देखें बच्चों, अपन को इस जे यहां पर जो ओमेगा है, ये जो है जे है, इसको हटाना है। अपन चाहते हैं कि बटा में नहीं रहे, कहां है? ऊपर आए। अब ऊपर आए तो इसका एक ही इलाज है कि अपन ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें? जे से। कर सकते हैं ना भी? अगर ऊपर गुणा जे से करें तो नीचे भी गुणा किससे कर देंगे? जे से। और मैं इधर जे का मान लिख देता हूं, तो जैसे अपन जे जे बार बार बोलते हैं, कोई कहेगा सर ये जे नहीं होता है, ये आयोटा होता है। मुझे आपके लिए क्या बोलना पड़ रहा है? जे। ये क्या होता है? आयोटा। अब देखिए, अब अपने को इस जे को कहां लेके जाना है? ऊपर। तो अपने ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? जे से। तो अपने ऊपर नीचे गुणा करते हैं जे से। तो जेड बराबर अपन लिखेंगे आर प्लस, इसको नहीं करेंगे तो इसमें ऊपर ही है पहले ही, यहां अपने गुणा कर दिया जे से, और यहां पे भी नीचे गुणा कर देंगे जे से। कर दिया भी 2 बार। यहां क्या है? ओमेगा सी। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इस जे को जे से गुणा करूं, इस जे को जे से गुणा करूं, तो रूट को अगर रूट से अपन गुणा करते हैं तो बताओ क्या रूट हट जाता है क्या? अब रूट से रूट हट क्यों जाता है? कि रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब बेस दोनों का सेम कितना है? -1। -1, इसकी घात 1/2, इसकी घात भी 1/2। तो बताओ -1 की घात कितनी आ गई? 1। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब आपने जब इसको जे को जे से गुणा किया तो इसका रिजल्ट कितना आया? -1। यानी यहां पे -1 आ गया नीचे बटा में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो अब बताओ, क्या अगर अपन यहां पे माइनस लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। तो आर बराबर अपन लिखेंगे जे ओमेगा एल, लिखेंगे माइनस का जे ओमेगा सी। बताओ समझ में आ गई नहीं है? जहां पे भी स्टेप समझ में आए बता देना कि सर समझ। ठीक है, छोला दे के पास उड़िएगे। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बेटा यहां पे यही किया है,
यहां प्लस है, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक, कितना आएगा माइनस, यहां एक बटा में कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा सी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो अपने क्या लगा दिया, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहां से क्या अपन जे कॉमन ले सकते हैं क्या, तो जब जे आप कॉमन ले लोगे तो आर प्लस जे, यहां क्या आएगा ओमेगा एल, और यहां क्या आ गया एक बटा में ओमेगा सी, समझ में आएगी नहीं है, अब तो चारों स्टेप समझ में आएगी नहीं आ गया। अब अपने पास क्या है, अपन बात करें कि जब परिपथ आपका अनुनाद आवृत्ति पे काम करे, बताओ कौन सी आवृत्ति पे, तो हम पढ़ के आए कि जब परिपथ आपका अनुनाद आवृत्ति पे काम करता है तो एक्सएल बराबर क्या होता है एक्सी, तो अगर एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो ओमेगा एल बराबर क्या होता है एक बटा में ओमेगा सी। अब देखो यहाँ पे ओमेगा एल है, यहाँ क्या एक बटा ओमेगा सी, अब अगर इन दोनों के मान ओमेगा एल बराबर है एक बटा में ओमेगा सी, अगर इन दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं तो बताओ यहाँ पे कितना रहेगा, ये भी 5 है और ये भी कितना है 5, तो 5 माइनस 5 कितना रहेगा 0, कब रहेगा 5 माइनस 5 0, जब परिपथ कौन सी आवर्ती पे काम कर रहा है, अनुनाद है आवर्ती, तो अपन नीचे कंडीशन लिखेंगे अनुनाद आवर्ती पर, अनुनाद आवर्ती पर, समझ में आ गया। अब जब परिपथ अनुनाद आवर्ती पे काम करेगा तो ओमेगा एल बराबर क्या होगा एक बटा ओमेगा सी, तो बताओ इसकी जगह 0 मान रख दें, फिर अरे लिख दें, तो z बराबर आप क्या लिखोगे r प्लस जे 0, क्या मैंने आपको बताया था z बराबर r होता है, अरे बताया था क्या, तो बताओ z बराबर r आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं आपको रटा सकता था सारी बातें, आपको रटा सकता था कि याद कर लेना z बराबर कितना होता है r होता है, पर z बराबर r आता है कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उतारो, समझ में आ गया, तो नहीं होता, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, अपने आप करने की कोशिश करना, ये आपका बनाया हुआ है। तो पहली लाइन क्या लिखोगे, परिपथ प्रतिबाधा z बराबर, परिपथ प्रतिबाधा z बराबर, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, आप यहां से चालू करना, z बराबर कैसे लिखते हैं, अगर श्रेणी होता तो एक्सएल प्लस, अरे क्या लिखते हैं एक्स सी, एक्सएल प्लस एक्स सी, पर आप यहां अपने दिमाग में याद रखने के लिए लिखना कि ये दोनों मान क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, क्या होते हैं काल्पनिक, तो लिख लेना यहां पे एक्सएल व एक्सी काल्पनिक मान होते हैं, ऐसे लिख लेना, ये चीजें लिखा करो, मान होते हैं, इसलिए इनके साथ ये जो जे होता है इसे क्या बोलते हैं आयोटा, जे बराबर क्या लिखना आयोटा लगता है, ऐसे लिख लेना, तो आपको याद रहेगा। अब आयोटा जे किसके साथ लगेगा, हमेशा ओमेगा के साथ, तो अगर आप यहां इसके साथ जे लगा दोगे तो फिर आप लिखना इसको किसके साथ लगाना है ओमेगा के साथ, तो इसको कैसे लिखेंगे z बराबर आर जे ओमेगा एल प्लस एक बटा में जे ओमेगा सी, फिर आपकी वो इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इस चीज को लिख के रखें अपने साइड में, तब आपको याद रहेगा कि यहां क्या लगाया था जे, और जे का मान क्या होता है रूट माइनस 1, जिसे अपन क्या बोलते हैं आयोटा। आपके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास यूट्यूब पे क्लास आ जाती है, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है मैंने, ठीक है भी, आप खाना खाते समय भी पढ़ सकते हो, फिर भी नहीं पढ़ोगे तो आप जानो और आपके कर्म जाने भी। उतार लिया सबने, समझ समझ के उतारा कि नहीं उतारा, अरे बताओ समझ के उतारा कि नहीं उतारा, क्यों z बराबर r प्लस जे 0 आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि अब परिपथ किस पे करा है अनुनाद आवर्ती पे, तो जब अनुनाद आवर्ती पे काम करेगा तो z बराबर क्या हुआ r,
उतार लिया सभी ने, दिमाग में भी या कॉपी कॉपी में? अरे दिमाग में उतारा कि नहीं उतारा? आज जाके आज इसको करना, जाके अनुनाद को 2-3 बार। आप कहोगे सर सबसे आसान टॉपिक क्या था? अनुनाद। क्या था? अनुनाद। और नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है भी, सबसे जरूरी है डेली पढ़ना। अब आप वापिस देखें बोर्ड पे, तो देखो सारे बोर्ड पे। तो अपने क्या कर लिया आज कि अपने को पता चल गया कि जब भी परिपथ आपका अनुनाद आवर्ती पे काम करेगा तो R प्लस जे कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। समझ में आ गया सभी को? यानी परिपथ जब अनुनाद आवर्ती पे काम करेगा Z बराबर कितना हो जाएगा? R। अब हमें पता कर रहा है कि ये जो Z आपके पास आया क्या अधिकतम है या न्यूनतम है? मैंने बताया था या तो Z का मान अधिकतम होगा या Z का मान क्या हुआ? या धारा का मान अधिकतम होगा या धारा का मान क्या हुआ? न्यूनतम। समझ में आया? समझ। अब मेरे को ये बताओ कि अगर अपने पास ये श्रेणी आरएलसी परिपथ है, मैं आपसे पूछ पूछ के कराऊंगा इस टॉपिक को, ये आपका श्रेणी आरएलसी परिपथ है, अगर ये अनुनाद आवर्ती पे काम नहीं कर रहा होता, अगर ये आपका अनुनाद आवर्ती पे काम नहीं कर रहा होता, तो क्या Z बराबर R मिलता? क्या Z बराबर R मिलता? अगर अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया था तो आपको मैंने बताऊं कि जब अपन ने इसका मान निकाला था तो श्रेणी आरएलसी में क्या निकाला था? आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्केयर बटा में रूट निकाला था कि नहीं निकाला था मान? अब अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या मान कम आता है या ज्यादा आता है? अरे जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो बताओ मान कम आता है या ज्यादा आता है? अरे ज्यादा आता है ना। अरे कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ती, बताओ जुड़ती नहीं जुड़ती? अगर ये 0 नहीं होते तो बताओ इसका मान कम आता कि ज्यादा आता? ज्यादा। पर अब क्या है? अब क्या है? सच बताओ, अब क्या है? तो बताओ अनुनाद आवर्ती पे Z का जो मान होगा वो बताओ अधिकतम है कि न्यूनतम है? अब समझ में आया? Z का मान क्या है? न्यूनतम। तो अब आपको जो Z बराबर R मिला है क्या वो अधिकतम है न्यूनतम है? अब आपने कंपेयर कहां किया ऐसा? यहां से। ये अगर कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ती तो मान क्या था? ज्यादा। पर अब कोई वैल्यू जुड़ी नहीं है तो Z का मान क्या हो गया? कम। बताओ समझ में आ गया? तो अनुनाद आवर्ती पर जो Z बराबर R मिला वो परिपथ प्रतिबाधा का मान अधिकतम है या न्यूनतम है? समझ में आ गई दूसरी बात? अब अपने पास क्या बच्चों देखिए, अब अपने पास नेट धारा जो अपने पास क्या आती है? आई। क्या आती है? अब इस आई को अपन कैसे निकालते हैं? हेमंत, हेमंत बेटा इधर देख, क्या है यार लगा हुआ है इस बोर्ड पे देख। तो इस आई का मान जब अपन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? V भाग Z। लिखते नहीं लिखते? अब अगर इस Z का मान, अगर इस Z का मान न्यूनतम है, क्या है? तो बताओ इस धारा का मान क्या है? बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब समझ में आ गया? तो बताओ अगर श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद आवर्ती में पूछा जाए कि Z का मान बताओ कब कितना होता है? न्यूनतम। कितना होता है? तो धारा का मान क्या होता है? बताओ समझ में आ गया? दूसरी लाइन लिखो बेटा, मैं समझाता हूं तो बोर्ड पे देखा कर बेटा, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूं कि आप 5-7 बार थ्योरी पढ़ने आओ मेरे से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक बार बहुत होती है, ढंग से पढ़ा दूंगा, एक बार बहुत है। ठीक है, एक बार में। अब कई बार कहते नहीं जब तक दूसरा ना पढ़ूंगा समझ में कोई, तो आप समझ दिमाग में ही लेके बैठे हो कि जब तक दूसरी बार नहीं समझाएंगे मेरे को समझ में आएगा ही नहीं, तो आप पहली बार समझोगे नहीं, आपका दिमाग काम ही नहीं करने वाला पहली बार में। पहली बार में आपका दिमाग काम करने वाला है ही नहीं, वो अगली बार के लिए बन चुका है। तो पहली बार कोशिश करें कि पहली बार में सीखना, और पहली बार में क्या लगनी है? जॉब रही। ठीक है भाई, जॉब लग के जाना है ऐसे। तो पहली बार कहीं सोचें, ज्यादा टाइम मत लगाएं। तो आप लगे भी अनुनाद आवर्ती पे क्या होने वाला है? तो अनुनाद आवर्ती पर Z बराबर R मिल चुका भी आपको। अनुनाद आवर्ती पर परिपथ प्रतिबाधा का मान बताओ क्या होगा? परिपथ 0 नहीं, परिपथ प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम क्यों होगा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसके पास आज कोई भी x का मान जुड़ा नहीं है। तो अनुनाद आवर्ती परिपथ प्रतिबाधा का मान क्या हुआ? न्यूनतम। और परिपथ प्रतिबाधा का मान न्यूनतम है, पहली कंडीशन ये आज की है, दूसरी ये आज की है, तीसरी क्या आएगी? प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होगा।
परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तीनों कंडीशन आगे भी। पावर फैक्टर इकाई आपको दिख रहा है, तो जेड बराबर क्या हो चुका है, जेड बराबर कितना हो चुका है आर, और कोस फाइव बराबर कितना आर भाग है जेड। अब आप यहां तक देखो, ये तीनों बातें समझ में आ गई आपको। अब देखें बच्चों, अपने पास क्या है, चौथी बात करते हैं यहां से। अब अगर आप यहां पे V वोल्टेज लगा रहे हो और इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो रही है। अब एक होता है एक्सेप्ट करना, किसी बात को स्वीकार करना। कई बार क्या होता है बच्चों, देखिए कोई आदमी ऐसा होता है, उससे गलती हो जाए ना, वो फटाफट मान लेगा कि यार सॉरी यार, मेरे से क्या होगी, गलती हुई। एक आदमी ऐसा होता है, सॉरी नहीं मांगेगा, 10 बार बात को घुमाता रहेगा, पर सॉरी नहीं मांगे, यानी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी से कुछ करना पड़ जाए पर वो सॉरी तो नहीं बोले। बताओ ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसे एक्सेप्ट कर रहा है, धारा को, कि जितनी धारा दे सकते हो उतनी आने दो। तो बताओ एक्सेप्टर सर्किट है कि रिजेक्टर सर्किट है, तो ये धारा को स्वीकार करने वाला परिपथ है या अस्वीकार करने वाला परिपथ है। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ बताओ कैसा परिपथ होता है, धारा को स्वीकार, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं, तो लिखें नेक्स्ट में, श्रेणी आरएलसी परिपथ को एक्सेप्टर परिपथ कहा जाता है, एक्सेप्टर। तो यहां पे लिख लेना धारा को स्वीकार करने वाला। एक्सेप्टर परिपथ कहा जाता है। अब बताओ एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहा, क्योंकि इसमें जेड का मान क्या है, न्यूनतम है, धारा का मान क्या है, अधिकतम। ये कह रहा है कि धारा आने दो, धारा को आने दो। तो आने वाला कौन सा होता है, कहता है आने दो, तो कौन सा है, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट कर रहा है कि धारा को आने दो, तो इसे बोलते हैं श्रेणी आरएलसी परिपथ को कौन सा बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। बताओ समझ में आ गई। अब तो क्या जेड बराबर आर मिल चुका है, तो परिपथ का शक्ति गुणा बताओ कितना मिलेगा, इकाई। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखें, परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है अभी। अब देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बातें लिखाई थी, क्या मैं सारी प्रूव कर चुका हूं, ये लो सारी कंडीशन मैंने आपके लिए प्रूव कर दी हुई। एक्स का मान मैंने 0 कर दिया है, जेड बराबर आर कर दिया है, ठीक है। प्रतिबाधा का मान क्या कर दिया है, न्यूनतम कर दिया है। धारा का मान क्या कर दिया है, अधिकतम कर दिया है। और परिपथ का शक्ति गुणा कितना कर दिया है, इकाई। बताओ क्या ये परिपथ में अनुनाद है क्या। अब अपन बात करेंगे कि वो परिपथ की अनुनाद आवृत्ति कैसे ढूंढ के लाएं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आवृत्ति पे चलाएं कि परिपथ में एक्सएल बराबर क्या हो जाए, एक्सी। बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब अपन ढूंढेंगे अनुनाद आवृत्ति को। बताओ बताओ, इतना समझ में आया नहीं आ गया, पक्का बताओ भैया, पक्का आया। और आज बच्चों देखिए, जाते थकना नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आप यहां से पढ़ के घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो तो आप कितने साल ही पढ़ते रहना, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगर हम 4 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश करो 8 घंटे पढ़ने की, तब आपके रिजल्ट क्या आएंगे, बढ़िया आएंगे। अगर आप यहां से जा रहे हो और बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो फिर यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे से माथा खपाई करने का कोई मतलब है। डेली आपको ज्यादा पढ़ना है हमारे से, तब आपके रिजल्ट क्या आएंगे, बढ़िया आएंगे। सीधी सीधी बात, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। और कभी कभी वार त्योहार पे पढ़ रहे हो तो फिर आपका कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं। फिक्स आप टाइम कर दो कि इस टाइम पे मेरे को जाके पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, चाहे ओले आए, ठीक है भाई, चाहे कुछ ही आए, मेरे को पढ़ना है, तब आपके रिजल्ट आएंगे बढ़िया। इतने मान आ गए। अब अपन ढूंढ के लाएंगे वो अनुनाद आवृत्ति। अब वापिस चेक कर लेते हैं, मुझे देखिए किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक बार और बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अनुनाद स्थापित करने के लिए अपन ने क्या लगाई, कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, आज जेड बराबर क्या लिखेंगे, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/जे ओमेगा सी। और जे क्या है, आयटा। और जे क्यों लगाया, क्योंकि ओमेगा एल और ओमेगा सी के मान क्या है, काल्पनिक है। अब अपन ने वहां से जे को उठाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा किया, जे से। तो वहां पे आ गया माइनस का 1, क्या आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा दिया अपन। तो यहां से जे और जे क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ क्या गया, ओमेगा एल बटा 1 ओमेगा सी। अनुनाद आवर्ती पे क्या होने वाला है, ये दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस जे 0।
समझ में आ गया? ये मैंने इधर आपके लिए लिखा है, कौन सा मान है? काल्पनिक मान। अब देखें यहां से अपन ने क्या कर लिया, फिर अपन ने कहा कि अगर z बराबर r है, z बराबर कितना है? r। अब हमें पता करना कि ये न्यूनतम है या क्या है? अधिकतम। अगर इसके साथ कोई मान नहीं जुड़ रहा है तो ये क्या है? न्यूनतम। तो अनुनाद आवर्ती पर प्रतिबाधा का मान क्या हो गया? न्यूनतम। जब इसका मान न्यूनतम हो तो धारा का मान क्या हो गया? अधिकतम। अब तो जब धारा अधिकतम प्रवाहित हो रहा है, धारा को एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है? तो धारा को स्वीकार करने वाला तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। और परिपथ का शक्ति गुणा कितना हो जाएगा? 21। समझ में आएगी नहीं आया? कोई दिक्कत? बढ़िया, समझ में आ गया। अब अपन ढूंढ के लाने वाले हैं वो अनुनाद आवर्ती। अब देखना इधर भी, तो अब अपन ढूंढेंगे अनुनाद आवर्ती। कब आपको अनुनाद आवर्ती मिलेगी? इसे लिखते हैं एफ आर। क्या लिखते हैं? एफ आर। आर से मतलब है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। ठीक है। एफ एस से मतलब होता है सप्लाई। क्या होती है? सप्लाई। अब आप इधर देखें, अपने एक कंडीशन निकाली थी कि अनुनाद आवर्ती पर क्या होने वाला है? जितना एक्सएल होगा उतना क्या हो जाएगा? एक्सी। जितना एक्सएल उतना क्या हो जाएगा? एक्सी। तो अनुनाद आवर्ती पर कब आएगी? जब अनुनाद आवर्ती जब अपने को मिलेगी तो जितना एक्सएल होगा उतना क्या होगा? एक्सी। और एक्सएल बराबर होता है किसके है? ओमेगा एल के। और एक्सी किसके बराबर है? ओमेगा सी के। समझ में आ गया? अब तो देखें, अगर मैं इस ओमेगा को इधर लेके जाऊं तो बताओ 2 ओमेगा हो जाए नहीं हो जाएंगे? तो दो जब एक जैसे हो जाते हैं तो क्या स्केयर कर सकते हैं क्या? देखो इधर 2 गुणा में 2 लिखूं या 2 की स्केयर लिखूं, बताओ क्या एक ही बात है? क्या एक ही बात है? अरे भाई इधर देख लिया, मैं भगा दूंगा यार तेरे को। ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे क्या बनेगा? ओमेगा की स्केयर। बनेगा नहीं बनेगा? तो अपने यहां पे क्या लिख देंगे? ओमेगा की स्केयर। अब इसके साथ गुणा किसका है? एल का। इधर क्या है? सी। तो इधर से एल यहां जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 बटा में एल सी। बताओ समझ में आएगी नहीं? तीनों स्टेप समझ में आ गए? एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी। एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और ये कहता है 1 बटा ओमेगा सी। अब इसको अपन इधर गुणा किया था, आ गया ओमेगा स्केयर। ओमेगा स्केयर लिख दिया। यहाँ एल गुणा में था तो इधर चला गया था, किसमें? इसके भाग में जाएगा, एल सी। बताओ समझ में आ गया क्या? अब इस ओमेगा स्केयर को, इसे ओमेगा स्केयर, अगर अपन स्केयर हटाते तो यहाँ क्या लगा देंगे? रूट। तो अगर अपन इसका स्केयर हटा देंगे यहाँ क्या लगा देंगे? रूट। तो क्या 1 बटा एल सी लिख सकते हैं क्या? लिख दिया सबने? अब बताओ क्या ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है क्या? और हमें कौन सी अनुनाद आवर्ती लगानी है? अनुनाद। क्योंकि हमें पता है कि एक्सएल बराबर एक्सी कब होगा? जब कौन सी आवर्ती पे काम करे? अनुनाद आवर्ती पे। अनुनाद आवर्ती। पता नहीं कितना तुम तो प्यास लगती है तुम्हें। कई बार तो मेरे को खुद पे घिन आती है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे घर पे ब्याह शादी होती है, तुम पानी पीना याद रखते हो, भूल जाते हो? थारे घरे कोई आदमी मरेड होते, पानी पियो के करो पहला है? तुम पानी पीते रहते फिर कहीं इन जगह तो बाद में आवांगा, पहला पानी पी लिया। यानी पढ़ाई के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है आप लोगों का। यार मैं 2 घंटे बोलता रहता हूं, मैं पानी नहीं पीता, तुम्हें बैठे बैठे को प्यास लग जाती। कई बार तो वास्तव में खुद फील करता हूं कि मैं क्या कचरा पढ़ा रहा हूं, और ऐसे लोगों पर इतना दिमाग लगा रहा हूं जो काबिल ही नहीं इस चीज की, जो डिजर्व ही नहीं करते इन चीजों को। आप लोगों को सीधे 4 फॉर्मूले लिखाने चाहिए। लोग 3 महीने में सिलेबस कराते हैं, मेरे को 1.5 महीने में करा देना चाहिए। समझ नहीं आती मेरे को यार, इतने में क्या प्यास हावी हो जाती है तुम पे। अब अपने पास क्या है? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एफ आर। हमने एफ आर क्यों लिखेंगे? क्योंकि परिपथ में क्या स्थापित हो चुका है? अनुनाद। तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई एफ आर 1 बटा में रूट एल सी। समझ में आ गया? अब अपने यहां से किसका मान निकालना चाह रहे हैं? अनुनाद आवर्ती। किसका? तो यहां पे गुणा क्या है? गुणा क्या है? 2 पाई। तो 2 पाई इधर चला जाएगा, तो बताओ क्या अनुनाद आवर्ती आ चुकी है क्या आपके पास? 1 बटा में 2 पाई रूट एल सी। तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने एक स्टेप भी मिस कर दिया ना तो कईयों को अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा कि ये इधर से इधर कैसे चला गया। इतना भी समझ में नहीं आता तुम्हें बाद में। अब तो समझ में आ गया? तो अपन क्या निकाल चुके हैं? अनुनाद आवर्ती। अगर आपको परिपथ की अनुनाद आवर्ती निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? 1 बटा में 2 पाई रूट एल सी। अब यहां से मिल जाएगी आपको अनुनाद आवर्ती। क्या मिल जाएगी? अगर आप इस आवर्ती, इस सप्लाई, ये जो आवर्ती दोगे तो आपको एक्सएल बराबर क्या मिलने वाला है? एक्स सी। जब एक्सएल बराबर एक्स सी मिलेगा तो परिपथ में क्या स्थापित हो चुका है? समझ में आ गया नहीं आ गया? उतारे इस कैंपर को बाहर रख दे,
बाहर रख दे इस क्लास से बाहर। मेरी क्लास में कैंपर बाहर रख दिया करो, मर नहीं जाओगे तुम 2 घंटे में। लिखे भी इसको। तो अनुनाद आवर्ती बराबर लिखे एक्सएल बराबर क्या लिखेंगे, एक्सी। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ की अनुनाद आवर्ती आएगी 1/2 पाई रूट एल्स। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रेणी आरएलसी परिपथ की अनुनाद आवर्ती किस फॉर्मूले से ज्ञात है करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 पाई रूट एल्स। अब यहां से लिखो क्वेश्चन, उतारिए सभी ने, कैसे आप अनुनाद आवर्ती निकालो देखो। एक श्रेणी आरएलसी परिपथ, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध व 20 मिली हेनरी व 20 मिली फेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया गया है। परिपथ की अनुनाद आवर्ती ज्ञात करें। परिपथ की अनुनाद आवर्ती ज्ञात करें। अनुनाद आवर्ती पर अगले लिखे इसमें, अनुनाद आवर्ती पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करें। अनुनाद आवर्ती पर जेड निकालो पहले तो, फिर आपके पास क्या निकालेगा, टोटल धारा आई और पावर फैक्टर कोस फाई। करें भी इस क्वेश्चन। अब आपको लमसम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, लमसम वैल्यू। लमसम सीखते हैं, अरे सीखे क्या, और लमसम से मतलब समझते हो क्या, करके दिखाओ मेरे को इस क्वेश्चन।
आया भी? आवर्ती आई क्या? अरे आवर्ती आई कि नहीं आई? नहीं आई? आवर्ती नहीं आई क्या? ये तो आगे होंगे सारे। अरे ये तो आगे होंगे। अगर आपके पास परिपथ अनुनाद आवर्ती पे काम करेगा तो जेड बराबर कितना मिलेगा? अरे कितना मिलेगा? 10। ये तो आ गया। आई बराबर कितना मिलेगा? 20 एम्पीयर। कितना मिलेगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? इकाई। ये 3 मान तो आगे, ये भी नहीं आए। अब आप यहां से देखो अनुनाद आवर्ती, इधर देखो। अब कईयों को स्क्वायर रूट करना नहीं आता है, यही बड़ी दिक्कत है। एफ आर बराबर कितना है? 1/2 रूट एल सी। देखना इधर सारे, इधर देखो, 1/2 रूट एल सी। अब तो एल का मान कितना दे रखा है? 20। इसका कितना दे रखा है? 20। तो अपने पास कितना आया? एफ आर बराबर कितना आया? 1/2 रूट 20 गुणा में 20, 10 की घात -3, 10 की घात -3। समझ में आया नहीं आ गया? अरे सही है क्या? अब दो 20 गुणा में 20 कितना कितना करोगे? 400। अब दो इसमें से एक 20 बार निकाल दो और एक इसमें से 10 की घात -1 3 बार निकाल दो। सही है क्या? इसका रूट तो यही होगा। तो अपने पास क्या आएगा? अगर अपने एफ आर की बात करें 1/2 इसका मान कितना है? 22/7। यहां कितना आ चुका है? 20। और यहां आ गया 10 की घात -3। आ गया क्या? अरे सही लिखा है। अब ये 10 की घात -3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो एफ आर बराबर आएगा 10 की घात 3। अपने पास कितना रहेगा? 22 गुणा में 2, ये कितना हो गया? 44। अरे सही है क्या? 2 गुणा में 20, ये 7 था, ये भी कहां चला जाएगा? ऊपर। सही है क्या? अरे सही है। अब इसको काटा लो जी, चलाओ। ये इसको काट दिया, कितनी बार कटा? यहां कितना रहेगा? 100 रहेगा। अरे सही है क्या? अरे 100 लिखो एक बार। 100 गुणा में 7। अब यहां से 2 गुणा में कितना है? 22। यहां पे कितना है? 2 रहेगा इधर। 2 दूनी 4, 4 से काटो तो कितने रहेगा? 25 रहेगा। 25 नीचे कितना रहेगा? कितना रहेगा? 22। ऊपर 25 गुणा में कितना है? 7। 25 गुणा में 7। अब इसको आप सोल्व कर लो। 5 7 कितना हो गया? 35। हसरे कितने आ गई? 3। ये कितना आ गया? 7 दूनी 14, 3 है 175, 175, 175। एक सेकंड। तो यहां आ गया 175। अब 175 में किसका भाग देना है? 22 का। अब आपके पास ये जो आवृत्ति आएगी वो कौन सी आवृत्ति बताओ? अनुनाद आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है? अगर आप इस अनुनाद आवर्ती पर परिपथ को चलाओगे, इस अनुनाद आवर्ती परिपथ को चलाओगे तो एक्सएल बराबर क्या मिलेगा? एक्सी। अब आप देखना इसका मान लिख लो, 175/22 लिख लो सारे। इस मान को रखना, चेक करना एक्सएल और एक्सी बराबर आ रहे हैं क्या। इसको मान को रखना और चेक करना क्या एक्सएल और एक्सी बराबर आ रहे हैं क्या। अरे समझे क्या जो कहना चाह रहा हूं? अगर आप एक्सएल बराबर लिखोगे, क्या लिखा है? एक्स सी। एक्सएल बराबर अपन क्या लिखेंगे? 2πfl 2 गुणा में 22/7 गुणा इसका मान कितना है? 175/22। अरे है कि नहीं है? गुणा में एल का मान कितना है? 20 गुणा में 10 की घात -3। अरे यही है क्या? देखो काटो इसको, ये से क्या हो गया? कैंसर। अरे हो गया। अब आप इसका मान निकालो, ये मान आया यहां से। अरे ये मान आया कि नहीं आया? इसको और गुणा भाग करना तो कर लो। 175 का गुणा कितना होगा? 350। 350 गुणा कितना हो गया? 700। 700 गुणा करो तो कितना आ गया? अरे सही है क्या? अरे 2 को करोगे तो कितना हो गया? 350। इसको करोगे कितना गया? 700। 700 के बिंदु 7 क्या है? 1000। ऊपर कितना? 10 के हाथ -3 बटा में कितना आ गया? 7। इसको इससे काटो, कितना रह गया? 1000। तो एक्सएल का मान कितना आएगा? 1 ओम। आया कि नहीं आया? अरे आया। तो एक्सी का मान भी कितना आना चाहिए? 1 ओम आना चाहिए। चेक करो, एक्सी बराबर क्या है? 1/2πfc। तो एक्सी का मान देखते हैं। 1/2 गुणा में 22/7। आवृत्ति कितनी है? 175/7 है। 22 22 से 22 कैंसर। यहां कितना रहेगा? 20 गुणा में 10 की घात -3। सही है। ये 10 की घात -3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना हो गया? 1000। बताओ नीचे कितना आ गया? 2 गुणा में 175। यहां कितना रहा है? 7। कितना रहा है? 7। ये 7 यहां जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे 7 की घात -1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
और ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। हटा दें यहां से, हटा दें इसे। अब इसको सोल्व करो, नीचे वाले को कितना आया, ये कितना आएगा, 7,000 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, अरे बताओ 7,000 आएगा नहीं आएगा। ऊपर कितना है 7,000, इसका मान भी कितना आया। क्या प्रूव हुई अपनी कंडीशन। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया एक्स ही। तो क्या परिपथ में अनुनाद स्थापित हो चुका है नहीं हो चुका। तो क्या आपने अनुनाद आवर्ती सही निकाली कि नहीं निकाली। एक एक क्वेश्चन बच्चों जाके जब करोगे ना ईमानदारी से, तब चीजों को आप सीखोगे। आपको सबसे बड़ा भय आता है यहाँ पे, ये नहीं कर पाता सर मैं। बच्चों जब मैथमेटिक्स अपन करते हैं तो अपन सीखते हैं चीजों को। बेसिक तभी सीखे जाते हैं जब आप क्या सीखते हो, गुणा भाग करके इनकी वैल्यू क्या करते हो, निकालते। तो अब आपके प्रूव हो गया कि वो आवर्ती क्या है, अनुनाद है आवर्ती। क्या एक्सएल बराबर एक्स ही मिल गया, तो वो कौन सी आवर्ती है, अनुनाद है आवर्ती। बताओ समझ में आ गया सभी को। चलो अब 175/22 याद रखना, रख लिया याद। और घर पे जाके एक्सएल बराबर एक्स निकाल के देखोगे तो बराबर बताओ कितना ओम आना चाहिए, 1 ओम। तो वहां पे लिख लो एक्सएल बराबर एक्स कितना ओम आएगा, 1 ओम। जब आप अनुनाद आवर्ती कितनी लिखोगे, 175/22 करके देखना जाके ईमानदारी से। हो गया। तो अब अपन क्या क्या चीजें सीखे, क्या क्या सीखे बताओ। हम क्या सीखे श्रेणी आरएलसी में, कि हमें श्रेणी आरएलसी में पता चलेगा जेड बराबर क्या होता है आर। तो बताओ जेड अधिकतम है कि न्यूनतम है। तो जेड क्या, जो अपने जेड जो निकाला वो क्या है, मिनिमम है। जेड क्या है, मिनिमम। और जेड जब मिनिमम है तो बताओ धारा क्या है, मैक्सिमम। धारा क्या है, एक्सेप्टर सर्किट है कि रिजेक्टर सर्किट है, एक्सेप्टर। कौन सा है, एक्सेप्टर। समझ में आ गया। अब तो पावर फैक्टर कितना होता है, कोस फाई कितना होता है, इकाई। समझ में आ गया। अनुनाद आवर्ती बताओ क्या फॉर्मूला है, एफ आर बराबर 1/2π√LC। बताओ सारी बातें समझ में आएगी नहीं। ये आपका श्रेणी है LC। अब तो यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। सबको समझ में आ रहा है अनुनाद। मैं इतना जोर से इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहली बार ही पढ़ते हैं इसको, कईयों को पता ही नहीं होता कि अनुनाद भी कोई टॉपिक है। अगर आप निम्मी की लेटेस्ट बुक देखोगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक जोड़ा गया ये, और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से। समझ में आएगा नहीं आया। आपने ऐसी थ्योरी पूरी कर दी और अनुनाद छोड़ के चले गए, वहां से 2 क्वेश्चन आ गए, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपने ऐसी थ्योरी पढ़ी है। अब बताओ क्या ये सारी मुश्किल बातें हैं, क्या आपको याद हो सकती हैं। क्लियर हो गया यहां से। अब अपन बात करेंगे बैंडविड्थ की। अब इसको सुनो, पहले उतार लिया सारा यहां तक, सबको समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करें बैंडविड्थ की। अब आप सुनते जाना, कुछ नहीं लिखना आपको, कुछ नहीं लिखना आपको, केवल आपको बोर्ड पे देखना है और मेरे को सुनना है। अब बताओ जो विड्थ क्या होती है, चौड़ाई। क्या होती है, चौड़ाई। विड्थ क्या होती है, चौड़ाई। अब देखिए बच्चों, अब यहां बैंड किसे बताएगा। चलो ये जो बैंड है ये किसे बताएगा। अब क्या कभी आपने रेडियो सुना है, अरे क्या आपने कभी रेडियो सुना है, रेडियो सुना है ना कभी बचपन में। जब आप देखो इतने हाई फाई तो पैदा हुए ही नहीं होगे कि सीधा आपने फोन ही उठाया होगा, सही है। फोन तो बाद में मिला, पर रेडियो जरूर सुना हो। रेडियो में क्या होता है, उसमें बैंड होते हैं। क्या होते हैं, बैंड। जैसे अगर आपको बात करें, क्या आपको अगर सूरतगढ़ कॉटन सिटी सुनना है, क्या हर आवृत्ति पे मिल जाएगा। क्या जहां रेडियो आप ट्यून करोगे उस हर आवृत्ति पे आपको कॉटन सिटी सूरतगढ़ चलता हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता ना। क्या आपको हर चैनल पे विविध भारती चले, हर बैंड पे विविध भारती सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हर आवृत्ति पे आपका मोबाइल काम करता है, अरे करता है। क्या हर आवृत्ति पे आपके जो टेलीविजन का डिश टीवी वो काम करता है, नहीं करता। तो उनका एक क्या है, बैंडविड्थ है। क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के मतलब क्या होता है बच्चों, देखें एक आवृत्ति की परास है। क्या है, परास, एक रेंज है। एक आवृत्ति क्या है, रेंज है। जैसे आपको उदाहरण के लिए अभी मान लो कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट आया मान लो कि 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर का। अब इसमें एक रेंज बनाते हैं। अब इसमें एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इसका जब रिजल्ट आया, मान लो कि 51 नंबर वाला, कितने नंबर वाला, 51 नंबर से ऊपर वाला पास है। क्या 99 वाला फेल है, अरे क्या 99 वाला फेल है। 51 से ऊपर वाला पास है, मतलब बैंड इसकी रेंज कितनी होगी, 51 से लेके 100 तक। अब 51 से नीचे वाला क्या है, फेल है। तो क्या इसकी 50 तक की रेंज है या 0 तक रेंज है, अरे सही है क्या। तो फेल की रेंज कितनी है, 0 से 51। पास की रेंज कितनी है, 51 से 100।
अब जो ये रेंज होती है ये बैंड, ये क्या है बैंड। जो स्टूडेंट इस 51 से 100 के बैंड में वो सारे क्या है पास हैं, जो 51 से नीचे के बैंड में 0 से वो क्या है सारे फेल। अब समझ में आ गया। तो अपने पास क्या दो आवर्ती होंगी, उन दोनों आवर्ती के जो बीच की जो रेंज होती है उसे बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं बैंड। अब बैंड की विड्थ होगी नहीं होगी। अब बताओ यहां से यहां तक जाएंगे तो कुछ चौड़ाई है कि नहीं इस नंबर होगी, तो ये आ गई विड्थ। क्या आ गई विड्थ। सिंपल भाषा में तो इसे बोलते हैं, ये समझो। अब यहाँ पे बैंड विड्थ अलग तरीके से चलेंगे। अब यहां अपने पास बैंड विड्थ क्या है उसको समझते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखें हमने पढ़ा है कि जब परिपथ आपका अनुनाद आवृत्ति पे काम करता है, जब परिपथ आपका अनुनाद आवृत्ति पे काम कर रहा है तो परिपथ में प्रवाही धारा का मान क्या है अधिकतम है। अरे है कि नहीं है। परिपथ अनुनाद आवृत्ति पे जब काम कर रहा है तो परिपथ में प्रवाही धारा का मान क्या है अधिकतम है। अब अगर अपन इस बैंड विड्थ को एक ड्रा करते हैं ग्राफ पे, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इधर ग्राफ है ओमेगा का, किसका है ओमेगा का। ओमेगा बताता है आवृत्ति, किसे बताता है, और यहां पर आपके पास धारा है, इस धारा का नाम लिख लेते हैं अपन I0। क्या लिख लेते हैं I0, आई नोट लिख लो, आई कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें अगर अपन इस ओमेगा के मान को बढ़ाते हैं, देखो ओमेगा स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ओमेगा का मान कुछ भी है, यहां स्टार्टिंग का मान कितना है 0 है, कितना है 0, 0 हर्ट्ज नहीं लिखूंगा मैं, 0 लिख रहा हूं। यहां ओमेगा बराबर कितना है 0, समझ में आ गया अभी। यहां ओमेगा कितना है 0, ये क्या आ गया साथ में इसके, ओहो ये सुंदर लिखने के लिए एक ओमेगा बराबर कितना है 0। अब अगर अपन इस ओमेगा को मान को बढ़ाते हैं, ओमेगा के मान को बढ़ाते हैं तो आपके पास एक आवृत्ति ऐसी आती है कि जहां एक्सएल बराबर क्या हो जाता है एक्स। अब अभी मैंने आपको बताया मान निकाल के 175 बटा में पाई 22, क्या वो 0 है, वो 0 से ऊपर है कि नहीं है, वो मान लो 7 आता 8 आता 9 आता 10 आता कुछ तो है ना। अब जैसे जैसे आप इस ओमेगा के मान को बढ़ा रहे हो यानी आवृत्ति के मान को बढ़ा रहे हो, अब आपके पास एक ऐसी आवृत्ति आएगी जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे बराबर। तो अब आपके पास एक आवृत्ति आएगी जिसे बोलेंगे ओमेगा आर। क्या बोलेंगे, इस ओमेगा आर पर एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे बराबर। जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाएगा तो परिपथ में प्रवाही धारा का मान क्या हो जाएगा अधिकतम। क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो परिपथ में प्रवाही धारा बताओ अधिकतम होगी नहीं होगी। ये आपके पास जो परिपथ में प्रवाही धारा का मान कौन सा है मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। अब आप बताओ अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इधर वैल्यू बताओ कम थी या ज्यादा थी। जब इधर वैल्यू थी तो क्या थी कम थी, क्योंकि यहां मान बराबर है नहीं था। और इधर जाओ तो भी वैल्यू क्या आएगी कम, क्योंकि यहां पे मान बराबर है नहीं है। बताओ समझ में आएगी नहीं है, अरे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे अगर अपन यहां पर जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं तो भी बताओ मान घटेगा नहीं घटेगा, और अगर आप उस साइड जाओगे तो भी मान घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि आपको अधिकतम मान तो कहां मिलने वाला है ओमेगा आर पर, और ओमेगा आर पे कौन सी आवृत्ति पर अनुनाद आवृत्ति। तो बताओ अधिकतम मान कहां मिलने वाला है अनुनाद आवृत्ति। अब इस अनुनाद आवृत्ति को अगर मैं यहां पे इसके रूप में लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ आर। क्या लिख सकता हूं एफ आर। समझ में आया कि नहीं है, अरे बताओ समझ में आया कि नहीं है एफ आर। अब देखो बच्चों अब इसका मान अधिकतम मान से घटता है और इसका मान घटकर हो जाता है इसका 0.707 किसका अधिकतम है मान का। ये कौन सा मान होता है आरएमएस मान। कौन सा मान होता है, यहां मैं इसको किसे भाग दे दूं √2 से। समझ में आ गया। अब इसका मान वापस घटना चालू होता है और वापस पहुंच जाता है 0.707। देखो ये लाइन बराबर है दोनों। समझ में आया नहीं आ गया, अरे बताओ समझ में आया नहीं आया। अगर मैं इसके मान को इस ओमेगा के मान को इस आवृत्ति के मान को देखो यहां तक वो मान आ गया, अगर अपन इधर कम करते हैं तो भी इसका धारा का मान है घटा और घट के कितना आ गया आरएमएस मान। कौन सा मान आ गया, और इधर जब अपन इसको बढ़ाया तो भी वापस मान कौन सा आ गया। अब तो देखें ये एक विड्थ बन गई कि नहीं बन गई। अब जब आपका इसका आरएमएस मान बन रहा है तो भी तो कुछ आवृत्ति होगी, अरे होगी नहीं होगी। इस आवृत्ति को मैं नाम दे रहा हूं F1। क्या दे रहा हूं F1। और इस जब वापस बढ़ के मान आरएमएस मान के पास पूछा घटके तो इस आवृत्ति को मान क्या दे रहा हूं F2। समझ में आएगी नहीं है, अरे बताओ समझ में आएगी नहीं है। नाम दे दिया अपने इसको। ये एक आपके पास आवृत्ति ओमेगा का मान बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने F1 लिखा है, क्या लिखा है F2। और अपने पास F1 कौन सी आवृत्ति है जहां पे कौन सा मान मिल रहा है आरएमएस मान। F2 भी कौन सी आवृत्ति जहां पे कौन सा मान मिला है आरएमएस, या अधिकतम मान का कितना मान मिला है 0.707। अब जो देखें अगर अपन इसको परिभाषित करना चाहें तो अपन कैसे परिभाषित करेंगे कि अगर अपन किसी आवृत्ति पर अनुनाद आवृत्ति से नीचे और अनुनाद आवृत्ति से ऊपर, देखो इधर से होगी नीचे इधर क्या होगी ऊपर,
वो दो आवर्तियां हैं जहां पर कौन सा मान मिलता है, आरएमएस मान। कौन सा मान मिला है, वो क्या कहलाती है, बैंडविड्थ। क्या कहलाती है, अब तो समझ में आई नहीं, केवल परिभाषा को समझना ही मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं है। अब बैंडविड्थ निकालते कैसे, तो अपने कहा कि बैंडविड्थ निकाले क्या, बैंडविड्थ किसके बराबर है, डेल एफ के, और डेल बताता है अंतर, किसे बताता है, जब अपने अपने फिजिक्स वाले टेप पे पढ़ा तो हमेशा अपन क्या लगाए थे, डेल। क्या लगाए थे, डेल। टेम्परेचर वाले पे लगाया था, नहीं लगाया था, आयतन में परिवर्तन वाले पे किया था, नहीं किया था, पहला चैप्टर अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा बहुत। तो अपने पास क्या, जो डेल क्या है, परिवर्तन, तो डेल बताओ क्या हो रहा है, F2 में से क्या घटा दें, F1, तो दो आवर्तियों का अंतर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है। पर ये दोनों वो आवर्तियां हैं जहां पे कौन सा मान मिला है, एक तो अधिकतम की तरफ और एक है, अब तो बैंडविड्थ समझ में आई नहीं, अरे समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, अब आप डायग्राम बनाओ फिर पर लिखेंगे इसके। पहले आप ये वाला डायग्राम बनाना, फिर आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखना है। आपका जो लिखा हुआ है बच्चों वो ही आपके काम आने वाला है, आपने कितना ढंग से लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहां पर आपको कौन सा मान लिखना है, अधिकतम मान। ये आई जीरो इसमें कौन से मान पे है, अधिकतम मान पे। तो ये आपका आई जीरो मैक्सिमम है भी, और ये कौन सा मान है, अगर आई जीरो को मैक्सिमम मान को 0.7 करो तो कौन सा मान आएगा, आरएमएस मान। ये चश्मा कहाँ है आज, है दिख रहा है किधर बोर्ड, है इधर से दिख रहा है, फिर उधर वाला कैसे लिखेगी, ऐसे। चश्मा लगाया कर बेटा, अगर लगा हुआ है ना तो डेली चश्मा रखना है, हाँ पढ़ने नहीं आई, ये क्लियर कर चुके कि आप लाइन वूमेन लाग चुके हैं, आप रोकने वाला कोई को नहीं अब। नहीं बढ़िया बढ़िया, तो मेरे को पहचान तो लिया करेगी ऑफिस में आते, हैं चल। हाँ पढ़ना तो बच्चों कला है, लोग बाग सबसे पहले छोड़ते पढ़ाई है, क्या छोड़ते हैं, पढ़ाई। मेरे को सोते समय ये नहीं सोचना पड़ता कि नींद आएगी क्या नहीं आए, कई लोग इसी लोग बात से परेशान कि मैंने नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो क्या पीते हैं, लीकर। क्या पीते हैं, लीकर पीते हैं ना, दारू। मेरे पास इतना ज्यादा नशा है कि अपने को जरूरत ही नहीं है, और इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी जल्दी जाग आती है, दोनों काम ही है। लोगों को नींद आती है नहीं जाग आती है, दोनों काम उल्टे हैं। किताबों में सबसे ज्यादा नशा है, पता है क्या, अजमा लेना। कभी आपको नींद नहीं आए ना तो एक ऐसा टॉपिक लेके बैठ जाओ जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नींद फटाफट आ जाएगी। अजमा लेना इस बात को, सबसे ज्यादा नशा किसमें है, किताबों में। तभी तो पढ़ने का जी नहीं करता, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर कहता है सो ही लेते हैं होता ही नहीं होता। तो सबसे ज्यादा नशा किसमें है, किताबों में। बना लिया डायग्राम, चलो भी। अब लिखो बैंडविड्थ क्या होती है, परिभाषा लिखते हैं इसकी, बैंडविड्थ। अब हिंदी मत बोलना कि सर बैंडविड्थ, हिंदी में बताओ क्या होती है, डेल एफ। तो लिखें, श्रेणी आरएलसी परिपथ में, श्रेणी आरएलसी परिपथ में, श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति
से कम व अधिक, दोनों लिख रहा हूं भी, कम व अधिक वह आवर्ती जिस पर अधिकतम धारा का मान घटकर 1/√2 गुना हो जाए। क्या बात है आज इनको, समझ में आ गया नहीं आ गया? मैंने बहुत सिंपल परिभाषा लिखी है आपके लिए। अब जितना समझाने में समय लगा तो उतना लिखने में समय नहीं लगा ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत सिंपल लिखे कि श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से कम, एक तो कम थी, एक क्या थी, ज्यादा, से कम वह अधिक वह आवर्ती जिस पर अधिकतम धारा का मान घटकर कितना हो जाए, 1/√2, और 1/√2 कितना था, 0.7 हो जाए, वो क्या कहलाती है, बैंडविड्थ। समझ में आ गया? अब सब भूल जाना, पर एक बात नहीं भूल जाना कि बैंडविड्थ क्या होती है, उच्चतम धारा, उच्चतम आवर्ती और न्यूनतम आवर्ती का अंतर। तो लिखो डेल एफ बराबर होता क्या है, तो डेल एफ बराबर होता है F2 माइनस F1। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी, तो F2 है अनुनाद आवर्ती से उच्च आवर्ती, अनुनाद आवर्ती से उच्च आवर्ती, उच्च आवर्ती। और F1 क्या है, बताओ बताओ, अनुनाद आवर्ती से कम आवर्ती। ठीक है भाई, निम्न लिख लो जैसे भी आओ, से कम आवर्ती। अब जितना आपको इस चीज को समझने में समय लगा है, आपको इसके क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपको सिर्फ मजाक कर रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन नहीं इसमें। क्या है बैंडविड्थ, क्या है, दो आवर्तियों का अंतर, सिंपल सी बात है, दो आवर्तियों का अंतर। पर समझाने में क्या था कि दो आवर्तियां जहां पर मान वापस कितना हो जाता है जाके 0.707, कौन से मान का, अधिकतम मान का। समझ में आ गया? अब ये अपने पास आ गई बैंडविड्थ, समझ में आ गया सभी को? चलो लिखे क्वेश्चन। अरे बहुत आसान है, तुम मेरे से बन जाओगे, दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं, पढ़ोगे नहीं जाके तो फिर इलाज ही नहीं। एक श्रेणी आरएलसी परिपथ, आरएलसी परिपथ की उच्चतम आवृत्ति 30 किलोहर्ट्ज व निम्नतम आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज है, तो परिपथ की बैंडविड्थ ज्ञात करें। की बैंडविड्थ, बताओ क्या आएगा आंसर, 10 किलो हर्ट्ज। अब तो कुछ ही नहीं है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले और बैंडविड्थ पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर भी दिक्कत ही दिक्कत है ना। जबकि क्या करना, क्या है, दो का क्या करना है, अंतर। अब देखो ये तो 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा, अगर उसको क्या पता है, फॉर्मूला, और पता क्या होना चाहिए था अपन को, केवल फॉर्मूला। तो डेल एफ बराबर क्या लिखोगे, F2 माइनस F1। तो डेल एफ का मान आ जाएगा 30 किलो हर्ट्ज में से क्या घटा दें, 20 किलो हर्ट्ज, तो आंसर कितना आएगा, 10 किलो हर्ट्ज। ये आपकी बैंडविड्थ था। तो अब तक आपने पास क्या क्या सीख लिया है, Z बराबर क्या है, R, Z बराबर क्या है, Z क्या है, न्यूनतम, धारा क्या है, अधिकतम, एक्सेप्टर है कि रिजेक्टर है, पावर फैक्टर कितना है, इकाई, अनुनाद आवृत्ति कितनी है, 1/2π√LC, 1/2π√LC। और अपने पास क्या है, बैंडविड्थ क्या है, F2 माइनस है F1, F2 माइनस है F। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत यहां तक? चलो
अब अपने पास क्या एक फैक्टर और है, वो लिखे, अनुनाद आवर्ती, इसे लिखा था एफ आर, इसे लिखा था एफ आर। दूसरी है बैंडविड्थ, इसे लिखा डेल एफ। वह सिलेक्टिविटी, हिंदी में मत पूछ लेना भी इसका कुछ। सिलेक्टिविटी के मध्य संबंध, तो आपको बताता हूं क्या होता है। सिलेक्टिविटी इसको तीन चीजें भी, एक तो अनुनाद आवर्ती है, एक बैंडविड्थ है, दूसरा क्या है क्वालिटी फैक्टर। अब तो क्वालिटी से मतलब क्या होता है, अच्छी चीज। क्वालिटी का मतलब क्या है, अच्छी चीज। ठीक है भाई, अपन कहते हैं जैसे मान लो कपड़ा खरीदेंगे, कहते क्वालिटी तो अच्छी है कि नहीं, अरे बात करते नहीं करते। क्वालिटी का मतलब उत्कृष्टता, क्या होती है, उत्कृष्टता। वो जो आप बता रहे हो चीज उत्कृष्ट है कि नहीं, अच्छी है या नहीं। अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध बनता है, अनुनाद आवर्ती पढ़ चुके हैं, बैंडविड्थ पढ़ चुके हैं, अब लास्ट पढ़ रहे हैं क्वालिटी फैक्टर, इसे बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं, क्यू। अब आप देखना, सिंपल आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अब जब अपन इस क्यू का मान निकालते हैं तो क्यू बराबर होता है एफ आर, क्या होता है, बटा में डेल एफ। क्यू बराबर क्या लिखते हैं, एफ आर बटा में डेल एफ। अब बताओ क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर, एफ आर क्या है और डेल एफ क्या है, बैंडविड्थ। लिखो फॉर्मूला सीधा है। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है एफ आर भाग डेल एफ। लिख लिया सबने। अब बताओ, अभी मैं क्वालिटी फैक्टर बताऊंगा कहीं आप कह दो सीधा ही फॉर्मूला लिखवा दिया, ऐसा संभव नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अपनों को यहां से करना है। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू बताओ किसके बराबर है, समानुपाती किसके है, अनुनाद है आवर्ती के, और विलोमानुपाती किसके है, डेल है एफ के। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर अपन बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन लिखे, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ की अनुनाद आवर्ती की अनुनाद आवर्ती 50 किलोहर्ट्ज तथा बैंडविड्थ तथा बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है, तो परिपथ का उत्कृष्टता गुणांक क्यू ज्ञात करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब पहले आपको अंतर करना आना चाहिए था, यहां कर क्या करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, भाग, बस इतना ही। अब तो कितना आएगा इसका क्वालिटी फैक्टर, 5। क्या आएगा, क्वालिटी 5। तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अरे क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अरे ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे कोई भी क्वालिटी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अपन देखो, अगर अपन मान लो कि कोई भी चीज को 100 में से चेक करते नहीं करते, आप अगर 100 में से सारी वैल्यू अच्छी आ रही तो 100 में से नंबर कितने देते हैं, 100। तो क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं। तो यहां पे मुझे देखें क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, अच्छा। तो अपने पास क्या लिखेंगे, क्यू बराबर क्या लिखेंगे, एफ आर का मान कितना दे दिया, 50, ये कितना दे दिया, 10, तो आंसर कितना आ गया, 5। इसकी कोई इकाई नहीं होती। समझ में आ गया। तो आज अपन इतना ही करेंगे, कल मैं आपको बताऊं क्वालिटी फैक्टर के। अब जितना आज मैंने कर लिया है, कल मैं आपसे मुख्य जुबानी सुन सकता हूं, तो इसका ध्यान रखना कि जितना मैंने करवा दिया पढ़ के आना, नहीं तो हो सकता है कल लास्ट क्लास हो गई होगी। ठीक है भाई।
तो जब तक आप बच्चों पढ़ोगे नहीं आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं, और फिर आप ऐसे घूमते रहोगे।